प्रद्युमन जोशीला जी को कोई पद दिया जाए तो क्या सोचेंगे? प्रद्युमन जोशीला तो कोई पद लेना नहीं चाहता। तो क्या चाहते हैं? प्रद्युमन जोशीला, 29 में टिकट मिल जाए। प्रद्युमन जोशीला तो केवल जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। यो इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो रात के 10:30 का टाइम हो रहा है और भाई साहब ने समय दिया है और दोबारा से आकर बैठे हैं हिसार में प्रद्युमन जोशीला जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया। तो राजनीति में फिर से बड़ी हलचल होगी। बिल्कुल। और केंद्र से लेकर हरियाणा की राजनीति में बहुत सारे बड़े बड़े भूचाल भी आए हैं। तो पूछ ले आज भाई, आपके कई सवाल थे, कुछ भाइयों के फोन भी आए थे, मैं चलो ये सवाल पूछांगे जी। तो हरियाणा की राजनीति से शुरू कराएं या केंद्र से शुरू कर ले? आपने उचित लगे केंद्र से शुरू करना, क्योंकि हरियाणा की राजनीति पे जब आओगे ना लोग बैठे रहेंगे, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए। तो ये जो सारे दर्शक जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें। हाँ, असली सोगा जुट यो है भाई, तभी अगला वीडियो बनाना मजा आएगा, तभी मजा आवे है जी। ताकि थोड़ा सा मजबूत मन हो भाई, लोगों का प्यार मिल रहा है। तो जी शुरुआत करा अब आप धर्मेंद्र प्रधान से, जो इतना बड़ा आंदोलन होया कॉकरोचा का जी, उस आंदोलन से भाजपा ने क्या सीखा है और कॉकरोच कितनी मजबूत या कमजोर हुई, और पार्टियां पे आपका क्या कहना है? देखो, समय समय पर हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश है जी, यहाँ जब भी कोई मूवमेंट उठती है तो सरकारें बदल देती है। बहुत बार ऐसा हमने देखा है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, उसके बाद अन्ना हजारे की मूवमेंट हो। सबने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो इतनी मजबूत हालात में थी जी, और उसके बाद अन्ना हजारे की एक मूवमेंट हुई, देश उनके साथ उठ खड़ा हुआ और कांग्रेस की ऐसी हालात लोगों ने कर दी कि वो विपक्ष की पार्टी भी नहीं बन पाई। सत्ता तो छोड़िए, ठीक है जी, विपक्षी पार्टी बनने के लायक जितने एमपी चाहिए वो भी लोगों ने नहीं दी उनके। उसके बाद अब एक ऐसा मुद्दा, नीट का जो पेपर लीक का मामला था, जो देश के युवाओं या छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ था, और वो जब हुआ उसके बाद सोशल मीडिया की एक उपज है। ये सोशल मीडिया कितना ताकतवर है, ठीक बात है, वो इस बात से पता चलता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत से मंत्रियों के ऊपर, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, प्रदेश की हों, बड़े गंभीर आरोप लगे, उसके बावजूद इस्तीफे नहीं हुए। लेकिन सोशल मीडिया की ऐसी ताकत बने, ये जैन जी का आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी सीजेपी, और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना कि ये कितने ताकतवर मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में शामिल हैं, उनका इस्तीफा दिलाना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और अगर वो इस्तीफा ना देते और ये मूवमेंट 2-4 दिन और चल जाती तो क्या पता अमित शाह जैसे इतने पावरफुल शख्स जो देश में 2 नंबर जिनको माना जाता है आज के दिन, क्या पता उनका इस्तीफा भी हो जाता है। लेकिन जी, मूवमेंट जिस तरह जुड़ रही थी, बच्चों के साथ लोग बिना बुलाए जा रहे थे आंदोलन में, गांव गांव शहर शहर वो आंदोलन चल पड़ा था। कुछ लोग इस आंदोलन उस नजरिए से भी देखें जो बीजेपी को सपोर्ट करें, भाई इसमें एंटी नेशनल नारे लगने लग रहे थे, इसमें काफी चीजें नेगेटिव भी दिखाई जा रही थी। देखो, ऐसा है, कोई भी आंदोलन हो, ब्राह्मणवाद के नारे, आजादी के नारे, कोई भी आंदोलन हो जी, उसमें बहुत बार असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, क्योंकि जिसका जैसा काम है वो मौके की फिराक में तो हर आदमी रहता है। जैसे जो मोदी जी कहते हैं बार बार कि भाई मौका कभी भी मिले तो उसको लपक लेना चाहिए, तो लप क्या गया, तो वो लपक लिया लोगों ने, ठीक है ना। हर तरह के आंदोलन में एक भीड़, एक मुंह होता है। तो क्या ये इस आंदोलन की जीत थी? उन्होंने कहा बीजेपी मुर्दाबाद, उन्होंने कहा आरएसएस मुर्दाबाद, उन्होंने कहा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तीनों का इस संगम द्वारा उन्होंने, बीजेपी ने उसी नेता को शिक्षा मंत्री बना दिया जो इन तीनों चीज से रिलेट कर रहा था। वो बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी समय के अनुसार फैसले लेती रहती है, उसको भी पता है कि किस आंदोलन की क्या काट है, उन्होंने काट का यूज कर लिया, ओके, ठीक है ना। अब लेकिन एक चीज जरूर होगी इस आंदोलन के बाद, अगर आज भी वो हालात है कि अगर देश का युवा किसी एक मुद्दे पर एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी सरकारों को झुका सकता है। वो एक बार फिर से उन्होंने कर दिया, और बीजेपी को भी ये समझना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये समझना चाहिए कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने पड़ेंगे। जिद नहीं चलेगी किसी मामले में, समय के अनुसार अपने आप को डालना पड़ेगा, नहीं चलेगी। वो इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये शुरू वाले दिन इस्तीफा हो जाता तो इतना मामला होता ही नहीं। ओके, नुकसान तो देश को है इसमें। अब जो दूसरा सवाल है
बीजेपी ने एक राष्ट्रीय स्तर की एक सूची निकाली, जी, संजय भाटिया को ले लिया। इस सूची में आप इस बात को पक्ष मान के सोचते हैं, ठीक है हरियाणा के संजय भाटिया जी का नाम आ गया, या इसमें भी कुछ नेगेटिविटी आपको दिख रही है, भाजपा ने ये इग्नोर कर दिया मामला? देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली टीम थी जी, उसमें पूर्व जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, ओम प्रकाश धनखड़ राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर टीम में थे जी, और हरियाणा प्रदेश से वही सबसे बड़ा चेहरा उस टीम में थे। इस बार बहुत लोगों को उम्मीदें थी, कई लोग अपने अपने प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन बाजी संजय भाटिया ने मारी। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, मैं और आप दोनों इकट्ठे ही थे जब जींद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी, तो हमने तो पहले पता था और उनको एडवांस में बधाई दे भी दी थी आप, ठीक है जी, क्योंकि इतना अगर नहीं पता हुआ तो फिर फायदा भी क्या है। ठीक बात है। संजय भाटिया को पहले ही बधाई दे दी थी कि आपका बनना निश्चित है राष्ट्रीय महामंत्री, और उन्होंने वो बधाई स्वीकार भी कर ली थी। ठीक है, सही बात है, ये भी निश्चित है। लेकिन क्या वो डिजर्व नहीं करते थे इस बधाई के? देखो ऐसा है, मेरा ये मानना है, संजय भाटिया जमीन से जुड़े हुए नेता, इसमें कोई दो राय। ठीक है, हार जीत राजनीति में लगी रहती है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, ठीक है, राहुल गांधी भी हार गए थे, तो बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। संजय भाटिया एक आम परिवार से संबंध रखते हुए, और उन्होंने जो है बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए काम किया है। वो डिजर्व इसलिए कर रहे थे, जब जब पार्टी ने उनको मौका दिया तो उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है। जैसे पश्चिम बंगाल से पहले भी मैं बताऊं आपको, जब उनको करनाल पार्लियामेंट से टिकट दी, करनाल पार्लियामेंट में वो 6.5 लाख से के आसपास इंडिया में दूसरे व्यक्ति दूसरी हाईएस्ट जीत थी उनकी। ठीक है, उसके बाद उस शख्स का ये देखो, जो आदमी 6.5 लाख वोटों से जीते हो, दूसरी सबसे बड़ी जीत हो, उसके बावजूद उसकी टिकट काट दी लोकसभा के चुनाव में, और शांति से, और उस आदमी ने चूं तक नहीं करी, बल्कि लगातार पार्टी कैसे जीतते, कैसे सरकार बने, उनकी डेडिकेशन में कोई कमी नहीं थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया। ठीक बात है। तो पार्टी ने भी उनको क्या इनाम दिया? वो अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते 5 साल के लिए एमपी बनते, उनको राज्यसभा का बना दिया 6 साल के लिए। 6 साल मौज लो भाई। क्या इसमें खट्टर साहब की चली? नहीं, खट्टर साहब के तो वो खासम खास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, खट्टर साहब की चल रही है। आज भी हरियाणा प्रदेश में मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे ताकतवर कोई नेता हरियाणा प्रदेश में तो आज भी मनोहर लाल खट्टर साहब है, क्योंकि समय समय पर उन्होंने इस चीज को प्रूव करके दिखाया है कि वे सर्वे सर्वा मनोहर लाल खट्टर हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो। जिस तरीके से मैं देखूं जी, ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष पद से हटे, उनको राष्ट्रीय टीम में ले लिया, जिस प्रकार से हमारे मोहन बड़ोली जी हैं राष्ट्रीय पद से, अध्यक्ष पद से हटे, राष्ट्रीय नहीं प्रदेश, हाँ प्रदेश अध्यक्ष से वो हटे, तो उनको कहीं नहीं लिया। उसमें भी कई कारण हैं, मेरा ये मानना है क्रेडिबिलिटी में कहीं कमी नहीं। मोहनलाल बड़ोली और ओम प्रकाश धनखड़ की आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती। उसका कारण क्या? डेजिग्नेशन तो उनकी सेम। कारण क्या? डेजिग्नेशन तो कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ऐसे आदमी बने हुए हैं बीजेपी के, जिनका जो बीजेपी के, बड़ोली साहब को कोई बधाई नहीं दी, आप भाटिया साहब को बधाई दे। बधाई की भी मैं बता पेपर लीक हो रहा था कि कहीं हो, बधाई की भी मैं बता दूं। बड़ोली साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, ठीक है, वो परिस्थितिवश तो प्रदेश अध्यक्ष बने। एक्सीडेंटल कैसे बने जी? ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बयान दे दिया अपने जन्मदिन पे कि अभी वो दूसरी नंबर की कुर्सी पर हैं और क्या पता पहले नंबर वाली मिल जाए, चाहिए तुमने वो है। वो कुछ घंटे बाद वो जो है पहले नंबर वाली छोड़ो दूसरे नंबर वाली नहीं रही, ठीक है, नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बन गई, ठीक है। फिर एक ऐसे हालात बने कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। स्वेच्छा से ही दिया उन्होंने। देखो ऐसा है, अब तो कहने में तो वो ये कह रहे हैं कि स्वेच्छा से दिया, बताया भी ये जा रहा है, संजय भाटिया का भी बाकायदा बयान आया है, और भी कई लीडर बोल रहे हैं। लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि कोई आदमी इस तरह से अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देता, और इतना बड़ा पद अगर वो इस्तीफा देना ही था उन्हें मान लो और स्वेच्छा से दे दिया, तो कुछ दिन बाद फिर लोकसभा चुनाव क्यों लड़े? या तो अगर वो उनको राजनीति में संत बोलते हैं बीजेपी के कई लोग, अगर इतने बड़े वो संत थे मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, तो फिर वो एमपी का चुनाव क्यों लड़े? उन्हें 9.5 साल जो आदमी जाना होगा ना। देखो ऐसा, 9.5 साल जो आदमी हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, पहली मर्तबा वो चुनाव लड़े, पहली मर्तबा जीते और जीतते ही मुख्यमंत्री बन गए, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर उन्होंने स्वेच्छा से त्याग कर दिया, तो आज वो हरियाणा के मामलों में बार बार इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आपने कैसे बताया इंटरफेयर करें? इंटरफेयर तो चन्नत में जो टी लगी वो सब ने बेरा है।
भाई जो टी चान्यत गांव में लगी, जिसके लिए हरियाणा के क्या आप मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली जी, नायब सैनी की जख्मों को कुरेद रहे हैं फिर तो? देखो मैं कुरेद नहीं रहा, मैं वो बात कह रहा हूं जो हकीकत हो चुकी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो चीज हो चुकी है। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चान्यत गांव के लोग मिलते हैं तो मुख्यमंत्री स्पष्ट मना करते हैं कि टी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर आते हैं और वो टी लगा जाते हैं। कौन हुआ पावरफुल? चलो नायब सिंह सैनी ने कह दिया होगा जी आप करवाओ अपने हाथों से। बात आप वाली ठीक है, मान लो नायब सिंह सैनी ने कह दिया तो पहले क्यों नहीं कहा होगा? आप दो आदमी ने बिठाने लग रहे हो। मैं बिहार नहीं लग रहा, मैं वास्तविकता ये बता रहा हूं कि आपस में कहां मिसकम्युनिकेशन है। हो सकता है अंदर की बातें अंदर के लेवल पे कर दिया होगा उन्होंने। मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा का? नायब सिंह सैनी जी। आज हरियाणा प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर तो करनाल से सिर्फ एक एमपी हैं, ठीक है। एमपी के बाद वो पूरे भारत के मंत्री हैं, ठीक है। उन्हें तो अपना डिपार्टमेंट देखना है, ठीक है, जो उनके पास है जी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनको पूरा हरियाणा देखना है, ठीक है। अगर उनके पास इतना इनपुट नहीं है कि भैया आंदोलन कितना बड़ा रूप लेगा तो वो फेलियर उनका। आप ये इसको क्योंकि सीआईडी डिपार्टमेंट उनके पास, गृह मंत्रालय उनके पास, सारा ही तो सिस्टम नायब सिंह सैनी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ने कहा हो खट्टर साहब को जी आप जाके अपने हाथों से लगवाओ वोटी, अंदर अंदर कह दिया होगा। आप वाली बात मान ली जी, मान लो अगर उन्होंने कह दिया हो हाँ। तो वो कोई बयान भी तो देश के थे लगाने तो जरूरी थोड़ी ना कमाल हर बात पे वो बयान दे हैं। हम ऐसे क्यों अपेक्षा करें हर बात पे? नायब सिंह सैनी तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हरियाणा में कैसा मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता को बीजेपी ने दिया है, जो मेरे ख्याल में हर हफ्ते मीडिया से रूबरू होता है, लगातार मिलते हैं, अपनी बात भी रखते हैं वो, ठीक है ना। तो इतना गंभीर मामला किस चीज का था? पानी का। एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि हर घर नल में जल, ठीक है, तो यहाँ पानी मांग रहे थे लोग, ठीक है। उनको राजा का क्या कर्तव्य है? राजा का कर्तव्य ये है कि वो जनता को संतुष्ट करे। संतुष्ट करना तो मुख्यमंत्री का काम है। मैं इसमें मुख्यमंत्री से ज्यादा, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो पूरा हरियाणा संभालना है, सबसे ज्यादा कमी किन की रही वो बताता हूँ। बहुत गंभीर बात है जी। सबसे बड़ी कमी हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं। हिसार में और आसी के इलाके में बार बार आंदोलन हो रहे हैं, कभी किसी मुद्दे पे कभी किसी मुद्दे पे। असली कमी ये है कि हिसार और आसी के जो बीजेपी के नेता हैं, जिनको चाहे सरकार में चौधर मिल रही है, चाहे जिनको संगठन में चौधर मिल रही है, वो जनता से जुड़ाव ही नहीं उनका, वो जनता को समझा ही नहीं पा रहे। अभी हिसार में जीवन कुंडू का हत्याकांड को लेकर के जो मामला था जी, बहुत बड़ा 14-15 दिन लगातार जो है डेड बॉडी पे और आंदोलन रहा, कहां थे बीजेपी के नेता? उन्होंने क्यों नहीं समझाने का प्रयास किया? जिन लोगों को नायब सिंह सैनी साहब को, अर्चना गुप्ता जी को, मनोहर लाल खट्टर साहब को या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, उनको ये सोचना चाहिए कि हिसार आसी में आपने किन लोगों को चौधर दे रखी है, पार्टी हो या सरकार हो। वो जनता को जो आंदोलनकारी हैं उनको इतना भी नहीं मोबिलाइज कर पा रहे, इतना भी उनको नहीं समझा पा रहे कि भाई देखो इसमें कतई कोई दो राय नहीं। कोई भी आदमी जिसने कोई कांड कर दिया, तो मर्डर कर दिया, पुलिस के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है। अगर अगला कि आपकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही, कोई इनपुट नहीं मिल रहा, वो कैसे ढूंढ लेंगे उसको? कहीं ना कहीं कोई इनपुट मिलता तभी तो ढूंढती है पुलिस, ठीक है। और लोगों को संतुष्ट करना ही एक जनप्रतिनिधि का, सरकार हो या संगठन में जो काम करे उनका काम है। क्यों नहीं संतुष्ट करे उन्होंने? धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है, जब मर्डर हो जाते हैं तो भी समझौते होते हैं, बहुत बार हमने देखा है, ठीक बात है। और हरियाणा प्रदेश तो वो है जहाँ कई बड़े गंभीर मामलों में समझौते हुए आपस में। वो समझौते कैसे होते हैं? समझौते तभी होते हैं जब आप दोनों पक्षों को समझाने में कामयाब हो जाओ। अरे पंचायत अपने लेवल पर कर भी दे, बस ये समझाने में नाकामयाब रही, सरकार नाकामयाब छोड़ो, इन्हें समझाने का प्रयास ही नहीं किया बहुत लीडरों ने। तो अब आपने देखा होगा विनोद भ्याणा जब चान्यत गांव में गए, वहां एक वक्ता उसकी 12 झूठ गिना रहा है उसके मुंह पे, और भ्याणा साहब यूं सुन रहे हैं सारी बातें। वो एक बार भी खड़े होकर यूं नहीं करे भाई नहीं बोल रखी मैंने झूठ, कोई ना कोई तो कमी है। क्या कर रहे हैं बीजेपी का नेतृत्व? उनको ये सोच लेना चाहिए। और मैं बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अगर हिसार और आसी जिले की बात करें ना, 7 विधानसभा इलाके हैं, 7 में से 3 जगह बीजेपी जीती है। उन 3 जगहों में बीजेपी केवल इसलिए जीती है कि वहां या तो कांग्रेस की अंदरूनी फूट थी उन हलकों में, या कांग्रेस ने जिनको टिकट दी वो मंत्री बन के, डिप्टी सीएम बन के सोए हुए थे,
उन्होंने मेहनत नहीं की। बीजेपी वाले नहीं जीत रहे, नहीं तो 7-0 होना था। कांग्रेस की कमी के कारण, कांग्रेस की कमी के कारण टोटे में बिल्कुल, नहीं तो 7-0 थी। बीजेपी तो क्लीन स्वीप थी यहाँ, 0। लोकसभा में देख लिया सबने। और आज ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की। हिसार और आंसी में अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया, जिन लोगों को आज आगे कर रखा है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन, उनके दम पर आगे सत्ता में नहीं आ सकते। ठीक है ना, या नहीं जीता जा सकता, क्योंकि वो लोग समझा ही नहीं पा रहे जनता को। तो इसलिए बीजेपी नेतृत्व को तुरंत प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बार बार क्यों यहाँ एजिटेशन हो रहे हैं। हरियाणा तो बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ा नेता स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि भाई जहां ये जीवन कुंडू का जो हत्याकांड में ये मामला था और जो उसकी वाइफ थी वो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आती है। बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री है सरकार का रणबीर गंगवा, और बोले वो उसके जो है गोडानवान तक भी नहीं गया, या उनको संतुष्ट नहीं करने गया। कितनी बड़ी बात है। अगर गंगवा साहब गए तो वो नेता झूठ बोल रहे तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, और अगर नहीं गए तो बड़ा शोचनीय विषय है नायब सिंह सैनी साहब के सामने। क्योंकि अकेला हेलीकॉप्टर में सारा दिन घूमने से या एक सड़क से दूसरे सड़क पर जाने से जो है प्रदेश में अंदरूनी क्या चल रहा है उसका नहीं पता चलता। तो इस हिसाब से जैसे आप बता रहे हो भाई, या गुंडागर्दी चल रही, नेता समझा नहीं पा रहे, एजिटेशन डेली की डेली हो रहे हैं, बड़े आंदोलन होने लग रहे हैं, सरकार बैकफुट पर जा रही है जी। तो जिस हिसाब से 2024 के अंदर भाजपा 48-49 सीटें तो जीती, 2014 से बड़ी जीत, तो 2029 का जो इलेक्शन है उस हिसाब से तो कमजोर हो रहा है। फिर नहीं, बिल्कुल आज के हालात में तो बीजेपी की कमजोर हालात हैं। तो फिर वो जीता कैसे? वो भी बताता हूं मैं आपने। 2014 से लेके और 24 तक आप लगातार देखो, भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती रहती है। और लेकिन इन तीनों इलेक्शन में आंदोलन जरूर होते रहे हैं। आंदोलन पहले में तो आंदोलन से ही बीजेपी आई। अगर अन्ना हजारे की मूवमेंट ना होती, ठीक है, तो मोदी की हवा नहीं बनती। 2014 में बीजेपी आके 16 में आंदोलन हो गया, उसके बाद हो गया आंदोलन। आंदोलन के बाद फिर क्या हुआ, जब 19 आई तो उस दौरान जो एक जींद उपचुनाव हुआ डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद, ठीक है, जनवरी में, ठीक है, उस जींद उपचुनाव से एन पहले एक लिस्ट जारी होती है, कर्मचारियों नौकरियां लगवाई जाती है, ग्रुप डी। जी। और उसमें मनोहर लाल खट्टर साहब एक नारा देते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची। ऐसे उस टाइम पे हरियाणा का सबसे बड़े यूट्यूबर का उद्गम भी हुआ था। बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। तो फिर क्या हुआ भाई, सॉरी जी, जो मनोहर लाल खट्टर साहब ने उस टाइम पे एक नारा दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची। ऐसे ऐसे घरों के लोग लगे जिनकी कई कई पीढ़ियों में कोई नौकरियां नहीं थी। उससे एक माहौल बन गया। वो माहौल बनया और प्लस चौटाला पार्टी यानी इनेलो लोकदल टूट गई। उससे सूत आ रही है बीजेपी के बार बार। ठीक है, बीजेपी अपने विकास कार्यों के दम पर या बीजेपी अपनी मेहनत के दम पर नहीं, बल्कि सूत कैसे आ रही है। 2009 का चुनाव बीजेपी ने लड़ा, बहुत बुरी हालात हुई। उसके बाद अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई, उनके सूत आ गई, 14 में राज आ गया। फिर जो है 2019 में जो मैंने बताया आपको, बिना खर्ची पर्ची के बाद एक माहौल बना और इनेलो टूट गई, वो सूत आ गई, बन गया राज। 2024 में खुद बीजेपी वाले यूं कह रहे थे कि हमारा राज खुना। बहुत लोग तो मन मन में बीजेपी छोड़ चुके थे, बहुत से लोग लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे थे। ठीक है। उसके बाद कैसे आया राज? कांग्रेस ने बिल्कुल परोस करके राज दे दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के बड़बोले बयान, गलत टिकट वितरण, नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेसियों का आपसी गुटबाजी। राज ने सीएम बनकर सोना, कोई डिप्टी सीएम बन के, कोई मंत्री बन के, कोई चेयरमैन बन के, कोई ओएसडी बन के, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बन के, सारे तो पतले लेके सो रहे थे। मेहनत किसी ने करी नहीं। सबके बस यूं दिमाग में थी भाई हमारा तो आ गया राज। नए कुर्ते पजामे सिमा लिए थे। मेरे 3 टेलर का लेके नहीं गए हैं। टेलर का तो फिर लेके जी जाओ ना, जो राज आया है, राज आया नहीं। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो फिर सूत आएगी कांग्रेस के चक्कर में जी। अब हालात ये आज के दिन बीजेपी से लोग नाराज हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, भले ही कोई कुछ भी कहे। हालांकि जो वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो कट्टरबाज भाई। लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि आए दिन प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, महंगाई चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है,
भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। आए दिन कोई ना कोई आपको मिलेगा, भाई वो फलाना पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह के मामले लगातार चल रहे हैं। अधिकारी मंत्रियों तक की नहीं सुन रहे। मंत्री फोन कर देते हैं जायज काम के लिए, वो जायज काम भी नहीं हो रहे लोगों के। एक सबसे बड़ी बात, जो ये पोर्टल जो शुरू कर रखे हैं ना ऑनलाइन, आज ये चीज़ चढ़वा दो, आज ये चढ़वा दो, लोगों की लाइन बना रखी सारे दिन, लाइन में लगे रहो सारा दिन। फैमिली आईडी में आपको एक करेक्शन करवाने चले जाओ, वो नहीं हो पा रही। लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि भाई विकल्प क्या हो। और बीजेपी की एक नीति है, मैं जो समझ पा रहा हूं, कि राज किसी भी हालात में बनना चाहिए, और अगर राज बन गया तो राज जाना नहीं चाहिए। अब इनको राज जाना ना चाहिए, इसके लिए नया फार्मूला अपनाना पड़ेगा। और वो नया फार्मूला क्या होगा वो भी बता देता हूँ आपको। 2029 के लिए, 2029 में या 28 में जब भी चुनाव होगा, वो जीतने के लिए क्या करना चाहिए। बीजेपी में आज जो लोग हैं, अगर उन्हीं से माहौल बनता, क्योंकि माहौलों से चुनाव जीते जाते हैं, अगर उन्हीं से माहौल बनता तो बीजेपी का पहली बार भी बन जाता। पिछली बार भी कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से जीते हैं, तो पूरा, चाहे बीजेपी वाले ना मानते हो, लेकिन हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब बीजेपी को करना क्या पड़ेगा, कुछ एक प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ऐसे चेहरे जिनकी बात लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, जिनकी लोग बात मानते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं चौधर देने की ज़रूरत है, उन लोगों के फेस आगे करने की ज़रूरत है, तब जाकर के बीजेपी का बेड़ा पार होगा। अभी से इस चीज़ पर मंथन करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मोदी जी एंड जो जितने भी हैं नेता, और हरियाणा वाले भी। तो जैसे कि आपने बताया भाई, जो बीजेपी के चेहरे हैं जी, उनको नहीं, बीजेपी के चेहरों को तो चौधर दे रखी पहले। ठीक है ना। तो और कौन, मतलब अब ऐसे ऐसे लोगों को चौधर दे रखी है जिनका अपने इलाके में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। ठीक है ना, प्रदेश छोड़ दो आप, उनका अपने खुद के इलाके में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं है, और उनको जब इतनी बड़ी चेयरमैन या आज इतने चेयरमैन बना रखे हैं सरकार में, आपने उन्होंने मतलब कितने घूमते दिखे हैं रोड पे, कितने कलकियां बजाऊ हैं, आप अपने आप अंदाजा लगा लो। बहुत से तो ऐसे चेयरमैन बना रखे हैं जिनका उनके जिले वाले अब तक नाम तक नहीं जानते। मेरे पास भी यूं फोन आते रहते हैं, बोले जी फलाना कहाँ का है, कौन से गांव का है। ठीक है, तो बीजेपी को ऐसे लोगों को, नए लोगों को, जो बीजेपी में ना होते हुए भी जिनका अपना एक चेहरा है, जिनका अपना एक प्रभाव है, ऐसे लोगों को आगे करने की जरूरत है अगर राज बनाना है तो। जैसे प्रद्युमन जोशीला जी, नहीं प्रद्युमन जोशीला जी भी ठीक है, जगदीप शर्मा, और भी बहुत हैं, 5-10-20 तो ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड के। तो जरूरी नहीं है भाई कोई पत्रकार है, कोई मीडिया जगत से जुड़ा हुआ है, 5-10-20 चेहरे ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में, चाहे उनके कोई खाप प्रतिनिधि। प्रद्युमन जोशीला जी को कोई पद दिया जाए तो क्या सोचेंगे? प्रद्युमन जोशीला तो कोई पद लेना नहीं चाहता। तो क्या चाहते हैं? प्रद्युमन जोशीला, 29 में टिकट मिल जाए। प्रद्युमन जोशीला तो केवल जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, जनता की आवाज उठा करके, और उसका कैसे समाधान हो, लोगों के दिलो दिमाग में क्या चीज चल रही है, वो सरकार उस चीज को सुने और सुन करके उसको समाधान की तरफ बढ़ाए। प्रद्युमन जोशीला तो ये चाहता है कि लोगों का भला हो, और सैनी साहब को अपनी आंखें खोल के अपने दिमाग से काम करके लोगों का भला कैसे हो उसकी तरफ चलने की जरूरत है। तो जगदीप को तो भाजपा लेगी नहीं लेगी क्यों नहीं? बीजेपी की तो एक नीति बड़ी गजब ये है, बीजेपी तो ऐसे ऐसे लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर तो ढूंढ ढूंढ करके लाती है। ठीक है ना, हरियाणा वाले सैनी साहब को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अलग अलग फील्ड में जिन लोगों की एक महारत है, जिन लोगों को लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं, उन लोगों को जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मेरी सैनी साहब को बताओ मेरी वैल्यू क्या है, बताओ एक बार सुनियो जी, यह लाइन खास बात है पूरे इंटरव्यू में। नहीं, सैनी साहब को तो इतना पता होना चाहिए कि जगदीप शर्मा कौन है। ठीक है ना, जगदीप शर्मा को चौधर देने से सैनी साहब को फायदा है ज्यादा। माहौल तो सैनी साहब का बीजेपी का बनेगा। सही बात है, ठीक है ना। उनके सलाहकार ने तो क्या राय दी नहीं है उनको। नहीं, सलाहकार तो उनको जो राय दे रहे हैं उसी से तो ये बार बार आंदोलन नहीं निपट रहे। या बात मतलब इसको थोड़ा सा तथ्यात्मक समझाओ भाई। जो सीएम साहब के सलाहकार हैं उनके कारण ये आंदोलन हो रहे हैं, वो कैसे? मैं ये नहीं कह रहा उनके कारण आंदोलन हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सलाहकार सही सलाह दें तो ये आंदोलन रुक सकते हैं।
वो सलाह मैं दे ये ही कह नहीं रहा पा हूं। रहे हैं। वो सलाह तो तब दे ना, वो इनसे बात ही नहीं कर रहे। जो आंदोलन करने वाले हैं उनको उसका आंदोलन का नफा नुकसान तो बताना चाहिए। भाई तुम ही आंदोलन कर रहे हो, हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई चीज आप पानी भी पीते हैं तो उसका नफा नुकसान का तो पता होता है ना बने। जी ठीक है, अब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसका क्या नफा है क्या नुकसान है, अगर अपन इस चीज का ही नहीं पता होगा तो फिर क्या फायदा वीडियो बनाने कोई का? लॉजिक नहीं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसका हमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। अब कोई भी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनको उस आंदोलन का नफा नुकसान, जो मुख्यमंत्री के सीएमओ में जो लोग बैठे हैं या जो मुख्यमंत्री को गाइड कर रहे हैं, चाहे किसी के पास पद है या नहीं है, जो उनकी गुड बुक में है, उनको ये समझाना चाहिए कि भाई क्यों आंदोलन कर रहे हो। अभी देखो कितनी गजब बात, पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह एक बयान देते हैं जी कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई आपने मेरे को क्यों नहीं बताया, मतलब मुझे उलाना दे रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री के पास ये सूचना ही नहीं थी भाई इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। कितनी सोचने वाली बात है। अगर मुख्यमंत्री जी ने उनको ये बात कही है तो बहुत गंभीर विषय है, और सैनी साहब को भविष्य में अपनी राजनीति को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इस बात पर मंथन करने की ज़रूरत है कि आपको जो लोग सलाह दे रहे हैं या जिन लोगों को आपने सीएमओ में बैठा रखा है या जिन लोगों की आपने ड्यूटी लगा रखी है वो क्या इस तरह का काम कर रहे हैं, वो आपको सूचना ही नहीं दे रहे वह क्या होने जा रहा है। अभी ओएसडी बने हैं भोपाल सिंह खत्री जी, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? वो एचएसएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, अभी ओएसडी बन चुके हैं। देखो बिना खर्ची बिना पर्ची का जो मामला था उसमें भोपाल सिंह खत्री का बहुत बड़ा योगदान अपने आप में एक रहा है, और अब जो है उनको ग्रीवेंसेस को लेकर के ओएसडी लगाया है, जो शिकायतें हैं लोगों की उनका समाधान कैसे हो, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, एक अनुभवी चेहरा है और अपने आप में उनकी एक पकड़ है। लेकिन वो कितना बढ़िया कर पाएंगे क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने ज्वाइन किया है, वो आने वाले कुछ एक दिन में पता चल जाएगा। दूसरा सवाल आया है, चलो बीजेपी पर बहुत सारी बात कर ली, अक्षय दहिया को युवा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, आपको लगा है कि वो अब कुछ यूनिक कर पाएंगे? एक्टिव तो है, मैंने उनको कई बार मिला उनसे, और वो शानदार व्यक्तित्व भी है, उनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ऐसा है, उनकी अग्नि परीक्षा है, उनकी अग्नि परीक्षा इस बात की है कि वो जो अपनी टीम बनाएंगे, अपनी प्रदेश की टीम भी चाहे जिलों के प्रधान, उसमें वो क्या नेता पुत्रों को ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, क्या किसी नेता के सिफारिशियों को एडजस्ट करते हैं, या जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, धरातल पर जो मजबूत हैं, जिनके ऊपर किसी नेता का कोई आशीर्वाद नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। वो अभी जो टीम बनेगी उसमें उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वे उनके ऊपर किसी नेता के आशीर्वाद से मिले हैं कभी आप अक्षय दहिया से? बिल्कुल मिला हूँ, मैं तो बिहार चुनाव में मिला था। अच्छा, बिहार चुनाव में तो हालांकि मेरी 2-4 बार मुलाकात हुई, उनका पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग सारी सुपर है, नेता वाली जो फीलिंग है वो उनके अंदर है। और वो दूसरों का चुनाव जब उनका था 2019 के आसपास जींद में जो मोदी साहब की रैली थी उस टाइम पे मिला था। अच्छा, 2019 का दूसरों का चुनाव था, मैंने उनको कवर किया। और अगली गजब बात सुनो, जैसे संजय भाटिया को बधाई दी थी ना, वैसे उसको भी दे दी थी मैंने पहले। अच्छा, हाँ, तो भाई बधाई लेने के लिए कांटेक्ट करें जल्दी से। बिल्कुल, इतना तो आईक्यू लेवल है, तो मैंने भी मिलेगी कभी? बिल्कुल मिलेगी, आपको एडवांस में दे दी बधाई। अच्छा, और इस इंटरव्यू से काम हो जाना है? बिल्कुल, तो भाई असर रह जाएगी तो फिर मेट देंगे सारे काम अपने पे। तो अब जी जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है, अब जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस की टीम किस तरीके से काम कर रही है? क्योंकि हुड्डा साहब अलग राजनीति में कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा साहब अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। वो केमिस्ट्री है कि नहीं है, प्रभावशाली है कि नहीं है, क्या कुछ कहना चाहोगे सारे मामले? देखो, फिलहाल कांग्रेस जिस हिसाब से काम कर रही है, 2029 में भी कांग्रेस का राज नहीं बनता दिख रहा है। आप तो ये कहो भाजपा भी डाउन जा रही है, कांग्रेस भी डाउन जा रही है, कारण है उसका। कारण कांग्रेस का कि आज की मैं बता रहा हूँ, आज इस हालात में कांग्रेस को सुधार करने की जरूरत है। कांग्रेस के आज ये हालात है हरियाणा प्रदेश में कि उसका एक जिला प्रधान इस्तीफा दे गया। इतनी अचंभित करने वाली बात है। कौन सा जिला प्रधान? जब कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम शुरू किया तो इतने लंबे चौड़े दावे किए कि भाई ये राहुल गांधी से सीधा कनेक्टेड रहेंगे। राहुल गांधी भी उनमें पूरी हवा भर गया कि भाई मेरे से सीधा संपर्क में रहो। जिसको राहुल गांधी और ने बनाया हो वो जिला प्रधान इस्तीफा दे गया, बजरंग दास गर्ग हिसार शहरी का। इसका मतलब कांग्रेस है कहां आज?
कितनी सोचने वाली बात है। अगर वो इस पद से खुश नहीं था तो उसको धक्के से क्यों बनाया, और अगर वो इस पद से खुश था तो आज उसने क्यों इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने क्या कोई कार्रवाई की बजरंग दास गर्ग पे? ठीक बात। या बजरंग दास गर्ग किसकी सिफारिश से बना, उस आदमी पे कोई कार्रवाई की? किसी ने तो उसका नाम प्रपोज किया होगा। ठीक बात है। जिसने वो प्रपोज किया उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? कितनी बड़ी फजीहत तो ये कांग्रेस की कि जिसका प्रदेश अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा, जिला अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे गया। उससे भी और बड़ी बात बताता हूं, राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए भी 1 साल हो जाएगा, अब तक राव नरेंद्र अपनी प्रदेश की टीम नहीं बना पाया। बताओ वो कैसे राज बना लेंगे? इतने लंबे चौड़े दावे, 17 सीटें जीतने के दावे फिर कर रहे हैं कांग्रेसी। लेकिन हकीकत ये है कि आज आंसी को जिला बने हुए 8 महीने के आसपास हो गए, आंसी का जिला प्रधान नहीं बना पा रहे। ब्लॉक प्रधान पूरे हरियाणा में अब तक नहीं पूरे हो पाए। कांग्रेस वही लचर स्थिति में बैठी है, लचर से भी लचर। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी भाई कांग्रेस से कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस में मेरे पास हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कांग्रेस के बहुत सीनियर नेताओं के फोन आते हैं जी, जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी भैया कहीं में होगा इनका। खुद जो कांग्रेस में बैठे उन्होंने कहते हैं वही बात, बिल्कुल कहते हैं कुछ नहीं होना हमारा। जो हुड्डा साहब के पुत्र साहब, इनका भविष्य क्या है? क्या भाजपा में सम्मिलित हो सकते हैं? हुड्डा साहब और हुड्डा साहब के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा 2024 का चुनाव हारने के बाद कोई विशेष सक्रिय नहीं है। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि लगभग 2 साल होने को हैं, ठीक है। हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा अब तक 90 के 90 हलकों में भी कोई विशेष कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। कहीं किसी का ब्याह शादी क्या आपने यूं लगा है कि कहीं ना कहीं सच में ही हुड्डा साहब बीजेपी से मिले हुए, ऐसा लगा है आपने? देखो ये तो हुड्डा साहब बता सकते हैं, आपने क्या लगा? मेरा ये मानना है कि हुड्डा साहब के ऊपर बार बार ये सवाल उठता रहता है। उनके जो विरोधी हैं वो भी बार बार ये सवाल उठाते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के उसने भी ये बात कई बार कांग्रेस के भी कुछ एक नेता ऑफ कैमरा इस तरह की बातें करते रहते हैं। ऑफ कैमरा करते हैं। हुड्डा साहब को ये बात क्लियर करनी चाहिए, वो बोल ही नहीं रहे। और उनको मोदी जी के और बीजेपी के खिलाफ खुलेआम बोलना चाहिए, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। इतने धरने प्रदेश में जगह जगह हो रहे हैं, प्रदेश में जगह जगह ऐसे हालात और परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं, लेकिन हुड्डा साहब नहीं बोल पा रहे। ये तो हर आदमी सोच रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है, लेकिन क्लियर तो हुड्डा साहब करेंगे। और अगर मान लो उनने ये ठान ही लिया कि भाई राज नहीं लेना, तो फिर लोगों को भी क्यों कर रहे हैं? लोग अपना 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 सिस्टम देख लें। और अगर राज लेना है तो आज जो हालात उससे राज नहीं आएगा। आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हुड्डा साहब या तो नेता प्रतिपक्ष बने क्यों बैठे हैं, इस्तीफा देके किसी ऊर्जावान विधायक को दें पद, जो कम से कम पूरे हरियाणा में घूम सके, एक माहौल बना सके। पिछली बार तो विपक्ष आपके समक्ष और सारे काम शुरू कर दिए थे, इस बार क्यों नहीं कर रहे? और छोड़ो 37 विधायक कांग्रेस के, 37 में से कांग्रेस के हालात ये कि 9 वोट उसके नहीं आए राज्यसभा के चुनाव में उसके कैंडिडेट को, और उसके बाद जो 28 बच गए, उन 28 हल्के हम भी प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। और आज हालात ये है, जो 28 विधायक कांग्रेस के पास है ना, मतलब 37 में से वैसे तो 5 निकाले हैं उन्होंने, वैसे तो 32 हैं, लेकिन 4 पे भी अभी संदेह है वे किसके कैंसिल हुए हैं। उनमें एक का तो ऊपरनामा रहा है, लेकिन 3 का अभी रह है मामला। अब जो बात है वो ये है कि ये जो 28 हैं, इनमें भी अगर अगली बार टिकट दे दी ना, इन 28 के 28 को, इनमें वो मंच के माध्यम से ये बोल रहा है कि भाई ठीक आपका राज नहीं आ रहा, लेकिन विधायक तो हो, आप क्यों नहीं सरकार मुख्यमंत्री से उनसे बात कर रहे, करो। और वो ये कह रहा है फिर भाई तमी मिलो तो कहते तमी तारे काम कराने खातिर मिलते हो, और उसके बाद वो जस्सी पेटवाड़ का रिएक्शन देखो आप वहाँ। मतलब जिस आदमी में सुनने की पेशेंस नहीं है, असली नेता कौन होता है? असली नेता वो होता है जो उसके खिलाफ कैसा माहौल चल रहा है उसको जरूर सुने, उस पर मंथन करे, उसमें क्या कमियां हैं वो लोगों से पूछे और उनको ठीक करे। भड़कने की जरूरत नहीं है। एक बार विधायक बहुत से लोग बने हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे ऐसे हैं जो एक बार बन गए उसके बाद नज़दीक भी नहीं बढ़ने देते लोग। और एक बहुत बड़ी बात ये है, विधायक और सांसद तो लोग बहुत से बन जाते हैं, असली वो है जो नेता बने।
नेता बनना जरूरी है। पिता पुत्र डैमेज से हो रहे हैं जैसा आपका कहना है। पिता पुत्र डैमेज से हो रहे हैं जैसा आपका कहना है। क्या उसके राजनीतिक शिकार कुमारी शैलजा जैसे भी होगी, या वो नेता है ही नहीं आपकी नजर में? क्या कहना है आपका? देखो, ऐसा नेता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नेता है तभी तो अगली अम्बाड़ा से भी एमपी बन ली, सिरसा से भी बन ली, उनके पिता भी एमपी रहे, मंत्री रहे, ठीक है ना। नेता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुमारी शैलजा के साथ भी समस्या कांग्रेस में पता असली रोड़ा कहाँ मच रहा है। कांग्रेस वालों को ये लग रहा है कि मान लो हमने मेहनत कर दी, और मेहनत करने के बाद एंड टाइम पे ये जो हल्का लेवल के नेता वो तो इसलिए नहीं घूम रहे कि भाई केवरा टिकट कौन ले आओ, क्योंकि इस बार बनया है। अब भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल को टिकट दे दी, क्या तुक था? प्रदीप नरवाल ने तो उस हल्के पूरे गांव भी नहीं पता था जब तक टिकट ठीक बात है, उसका कोई वास्ता भी नहीं था। हाँ, सोनीपत जिले का बताओ भवानी खेड़ा में गया, जो भवानी खेड़ा में जो मेहनत करे थे उनका कहाँ क्या रहा? ये तो जुलाना में भी बहुत से ऐसे जुलाना कब जीत गए, वो सर्वस रहेगा। जीत के वो एक अलग बात है, जीत भी वो कोई जीत थोड़ी है जहाँ 1 लाख की जीत दिखाई दे रही थी, एक तरफा था सारा सिस्टम। वहाँ पे 6-7 हज़ार की जीत रहेगी, वहां रह के कुछ भी नहीं। और वो भी केवल इसलिए रहेगी कि लोगों ने यूं सोच लिया कि भाई ठीक है, वोट खराब मत करो, तीसरे कैंडिडेट को मत दो। अगर तीसरे को दे देते तो मामला। मैंने जैसे कांग्रेस के पंचकुला के नेता है, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के, लोगों के बीच में बैठ। तो भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन, यो मेमोरी फुल हो गई थी मोबाइल की, क्योंकि 1.25 घंटे की लगभग वीडियो बन रही है। तो अपन थे जी चंद्रमोहन के विषय पे जी, वे जहां भी बैठे हैं देसी हिसाब से बैठे हैं, नो महसूस नहीं होने देंगे कोई गरीब भी आ जाए, नहीं भाई मैं विधायक हूँ इस टाइप की फील आने नहीं देंगे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? विधायक नहीं, वो उनके पिता वर्षों तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, चौधरी भजन जानने वाले। खुद चंद्रमोहन डिप्टी सीएम रहे हैं कई साल तक, ठीक है, कामयाब रहे हैं वो, कई मर्तबा लगातार वो विधायक रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है जी। और एक ऐसे इलाके से वो विधायक रहे हैं जहां उनका पहले खुद का कोई पैतृक ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा इलाके में, ठीक है। वो तो उनका मोहम्मदपुर रोही गांव चौधरी भजन लाल का फतेहाबाद में, आदमपुर से उनकी राजनीति, पंचकुला कालका में क्या लेना देना, लेकिन केवल जो उनकी मिलनसारिता थी, ठीक है, मानते पहला उपचुनाव था, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे जी, तो उसमें किसी मुख्यमंत्री का बेटा अगर उपचुनाव लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो जीत भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो वो जीते हैं वो तो खुद की मेहनत है उनकी। चंद्रमोहन जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, समस्या तो वही है ना, नहीं बढ़ा पा रही। जैसे रोहतक साइड हुड्डा साहब का क्षेत्र वो टूट गया, खत्म हो गया, उधर चंद्रमोहन जीत गया। हाँ, बड़ी जीत है। नहीं, फर्क तो पड़ता है, नेचुरल बात है। रोहतक साइड में तो नहीं टूटा, मतलब सोनीपत टूट गया, सोनीपत टूट गया। रोहतक की तो जो 4 सीटें चारों जीती हुई जी, लेकिन सोनीपत जहाँ गढ़ था, जींद जहाँ गढ़ था वो सारे टूट गए। भिवानी में देखो आप, भिवानी दादरी 6 सीटें, 1 जीती, कैसे बात बनेगी? हिसार विधानसभा, हिसार जिला तो चंद्रमोहन जी को क्या ऐसा आपने लगा भाई किस तरीके से? नहीं, पार्टी तो कुछ भी बना दे, कोई तनख्वाह थोड़ी देनी पार्टी ने, ठीक बात है, ठीक है, काम लो लोगों से। बीजेपी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, मेरे को कई बार बहुत लोग मिल जाते हैं, तो माँ भाई क्या काम, बोला जी मैं तो बीजेपी हूँ, माँ भाई क्या बना रखे बीजेपी में, बोला जी मैं पन्ना प्रमुख हूँ, कोई कहे मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ, कोई कहे बूथ प्रमुख हूँ, कांग्रेस वाले क्यों नहीं बना रहे? और मैं कई बार उनको पूछ भी लूँ, हाँ भाई पार्टी तनख्वाह दे है ना, भले तनख्वाह के घर तक ला गए हैं, लेकिन वो खुश इसी बात में है कि वो पन्ना प्रमुख है। आज की बताता हूँ मैं आपको, आज मैं भिवानी में था तो वहाँ ये बताया गया कि भाई हमारी पार्टी का जिला अध्यक्ष ऐसा है, एक पन्ना प्रमुख बीमार था, उससे मिलने के लिए भी गया। कांग्रेस वाले नहीं बेरा तारे पन्ना प्रमुख, छोटे तारे बूथ प्रमुख, कौन कौन है, कहाँ है, क्या सिस्टम है? जिला अध्यक्ष रोड है इनके तो, ठीक है ना, जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रही। और तो कहाँ माइक्रो मैनेजमेंट। देखो बीजेपी और कांग्रेस में अंतर, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी, कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं, ठीक है, 9-10 साल से राजनीति में सक्रिय है, ठीक है, कोई चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद उसने प्रदेश अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिन बाद अपनी प्रदेश की टीम बना दी। राव नरेंद्र सिंह लगभग 1 साल होने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना पा रहा। आप अंतर समझो, ठीक है ना। और उन्होंने बयान भी दे दिया और वायरल भी हो गया, और उस पर अभी 2 जिला प्रधान बना दिए उसने तुरंत जी,
उन्नत को संगठन सृजन निर्माण को प्रभारी लगा, इनको कि मैं और करें। बीजेपी और कांग्रेस मंत्र ये है कि बीजेपी तुरंत डिसीजन लेती है, नफा नुकसान नहीं देखती पार्टी। एक बार डिसीजन ले लिया उस पर कायम रहो। और कांग्रेस का यूं ही नहीं समझ मारा कि कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है सिस्टम, अगले का नहीं समझ मारा कांग्रेस चलेंगे। ये हालात है कांग्रेस की। आपने कहा कांग्रेस भी डाउन जा रही है, आपने कहा कि बीजेपी भी डाउन फेज में जा रही है, तो अब बची इनेलो। इनेलो कुछ बढ़ रही है अब तो, देखो पहले से तो बढ़ रही है, इसमें कोई तो रैली भी कर रहे हैं मेवात की साइड कुछ। मेवात में रैली कर रहे हैं। वैसे तो 25 सितंबर को मनाई जाती चौधरी देवीलाल जयंती, लेकिन इस बार जो है वो 27 सितंबर को मना रहे हैं। और मेवात में मनाने का कारण भी मैं स्पष्ट बता दूं कि जिन 5 कांग्रेस के विधायकों पर ये आरोप है कि इन्होंने वोट क्रॉस किया, और अब बीजेपी उन 5 आदमियों ने विधायकों को पूरी हवा दे रही है। ठीक है, सरकारी कार्यक्रमों में उनको बुलाया जा रहा है मुख्य मेहमान, विशिष्ट अतिथि के तौर पर। तो वो कांग्रेसी भी नहीं रहे और बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, शामिल होती सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो उस लिहाज से हो सकता है वो इस्तीफा दे के बाई इलेक्शन करवा लें अपने, बीजेपी उनको टिकट दे दे और टिकट दे के चुनाव लड़ लें। उस हालात में वहां एक पुनाना की सीट है जहां मोहम्मद इलियास विधायक है, मंत्री भी रहे हैं और बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बीमार भी हैं लंबे समय से। ठीक है। और अभी उनका बेटा मुख्यमंत्री की जनसभा में, पुनाना में जो मुख्यमंत्री ने रैली की, तो उसमें मंच पे था। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि वो अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर एडजस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या पता इस्तीफा दे दें। और उस हालात में मेरे पास जो सूचना है, अभय सिंह चौटाला पुनाना से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार होंगे। वो इसलिए वो दूरदर्शी सोच है उनकी। और देखो चौटाला खानदान में चाहे दुष्यंत हो चाहे अभय हो, है वहां से पूरे हरियाणा में कहीं भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। हरियाणा छोड़ो आप, चौधरी देवीलाल का परिवार तो राजस्थान से भी लड़े है। चौधरी देवीलाल ने 50 वोट कितनी आए उनके, हार जीत मायने नहीं रखती राजनीति में, आप उस चीज को भूल जाओ। नेता बनना है। चौधरी देवीलाल अपने जीवन में पता नहीं कितने चुनाव आ रहे हैं, लेकिन वो नेता रहे, मास लीडर। ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री होते हुए, लेकिन उसके बावजूद वो नेता। तो क्या अब अभय साहब की नेता कौन होता है? जब आदमी भाषण देता है ना, और लोग जो है पेशाब करने के लिए भी नहीं उठते, कहीं कोई एक लाइन ना छूट जाए नेता की, एक एक बात सुनते हैं, चाहे वो 2 घंटे भाषण दे टकटकी लगा करके। असली दर्शक कौन है या असली श्रोता कौन है? आज हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें राजनीति के हर पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं, भाई इसका एक एक शब्द वो लोग सुने। ठीक बात है। अभी तो उनका भी तो ज्ञान बढ़ेगा और वो भी अपनी राय देने में सक्षम होंगे। धर्मेंद्र हुड्डा अब जो पाखंड पे चल रहा है, जो है उसने नाच गाने बंद करवा दिए, इतना बड़ा सिस्टम तामझाम छेड़ दिया, क्या प्रतिक्रिया है? वो है तो चौटाला साहब के साथ ही रहने वाला। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल की जो स्टूडेंट विंग है उसका वो अध्यक्ष रहा है जी, तो कोई दो राय नहीं जी। ठीक है, उसके बाद आज वो विदेश में है, ठीक है, अपने जो है अपने स्तर पर वो प्रयास कर रहे हैं। उस तरह के प्रयास और लोगों को भी करने चाहिए, जिससे जो है पाखंडवाद कोई भी फैला रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। ठीक है ना। बहुत बार हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं कि किसी एक आदमी को, किसी एक संत को लोग भगवान बताते हैं। ठीक है ना, बहुत से इस तरह के आते रहते हैं। भाई भगवान अगर कोई भी है आज धरती पे, ठीक है, तो उस चीज को प्रूव करके दिखाए। और कोई भी आदमी भगवान है, और छोड़ो आप ज्यादा बड़ी बात, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता, वो इतना ही बता दे भाई अचानक में टी कहां से आई, जो पहले वाली जो टी लागी, वह टी कहां से आई, या तो दिनेश पुरी बता सकते। नहीं, दिनेश पुरी भी बता दे, ये दिक्कत है। पर्चा तो वही बना हुआ है। हाँ, तो वो बना दे पर्चा, कम से कम लोगों की शंका तो दूर हो। क्योंकि मैं भी बहुत जगह जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ इस तरह की बातें चलती रहती हैं। क्योंकि जिस चान्यत गांव का वो मामला था, वो चान्यत गांव जो है आंसी में आता है, और हमारा गांव भी आंसी में है। ठीक है, तो उस लिहाज से लोग पूछ भी लेते हैं कि भाई मामला वो टी कहाँ से आई। तो अगर कोई भी हो, मैं किसी एक महाराज का जिक्र नहीं कर रहा। चलो, मैं दिनेश पुरी के बारे में तो नुकैस हूँ, आप जाकर अर्जी लगाओ, दरखास्त लगाओ, और दिनेश पुरी बता देंगे। इस बात में तो मैं बिना दरखास्त से बता देने चाहिए, क्या दिक्कत है? ऐसे तो जनहित में कोई नहीं होता, जनहित में
भाई कोई तो दरखास्त लगाए सरकार कई बार क्या होती है जी। कई देखो बार- उनके चमत्कार मेरे सुनो, सामने कई है, बार मैं ऐसे- उनपे नहीं आप वाली बात उनके मैं खिलाफ मान नहीं ली। सुन सकते आप। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, मैंने आप वाली बात मान ली जी लेकिन मैं तो कई बार ये नहीं होता वह पब्लिक इंटरेस्ट जनता के हित में भी कम से कम बता देनी चाहिए। देखो कई बार है ना, मैं दिनेशपुरी जी से पूछा करूँ मखा जी महाराज जी यो बता दूं ये बात, बोला जगदीप मैं तो तब बताऊंगा जब कोई आके पूछे, मैं उसको प्रोसेस बताऊं भाई फिर एक दो काम- नारियल नहीं, फिर- दो वेद फिर- यो सोदा फिर एक घुमाओ काम- आड़े आओ नहीं, फिर फिर बता एक दूंगा काम मैं। है। जी हमारे इस वीडियो को हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, जी, उनमें से कोई न कोई जाके ना वो पूछ लें क्या दिक्कत है। तो फिर पूछ लें, कोई बात हाँ, नहीं पूछनी चाहिए। हाँ पूछनी चाहिए। मैं कम से कम पूरा हरियाणा का के दिमाग में जो एक शंका है कि वो टीआई कहाँ से। देखो वहां पे जो सत्संग हुआ वहां पे अक्सर हुआ क्या है, मेरी कोई समस्या मैं मेरी ये समस्या नहीं लेके जाऊंगा, मेरी समस्या अगर चयनित गांव की समस्या है तो फिर मैं वो समस्या लेके जाऊंगा। आज समाज अपने घर से ही परेशान है, उनकी दुख सुख इतने हैं उन्हें दूसरी चीज दिखती नहीं है। खैर ये दूसरा विषय आ गया। बिल्कुल। तो अब फाइनली सारी पार्टियां हो चुकी हैं, अब अपने दुष्यंत साहब रह गए जी, उनको भी लपेटो। क्या कहना चाहोगे, दुष्यंत हैं दिग्विजय हैं, देखो इसमें कोई क्या दोनों पार्टी इकट्ठी होंगी कि नहीं होंगी या दुष्यंत दिग्विजय पे? देखो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात बताऊं, दुष्यंत चौटाला विपरीत हालातों में राजनीति में आई, उनके पिता और दादा की जेल होने के बाद, और उसके बाद जनता ने उनको सिर आंखों पर बैठाया, चौधर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। सबसे कम उम्र का सांसद बनाया, सबसे कम उम्र का एमएलए बना के डिप्टी सीएम वो बनया, 10 विधायक दिए, पार्टी का ढूंढा पाटिया, लेकिन 4.5 साल में उसने पता नहीं किस ढंग से अपनी कार्यशैली उसकी रही, हालांकि हमने तो पता है कैसी कार्यशैली रही। उसके बाद जनता ने उससे दूरी बना ली, कोई शक नहीं है। आज हालात ये हैं कि दुष्यंत चौटाला की बातों को बहुत बड़े स्तर पर लोग सुनना और देखना पसंद नहीं कर रहे, उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, कमी कहाँ है उस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। हाँ उन्हीं का भाई है दिग्विजय चौटाला, वो लगातार सक्रिय भी है, गांव-गांव भी जा रहा है, खूब लोग उनको सुनने के लिए देखने के लिए उमड़ भी रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एडमिशन ले रखा है उन्होंने, एडमिशन भी ले रखा है, अभी लिया है, लेकिन जिस ढंग से वो एडमिशन का तो जो वो एक यूँ नहीं होती भाई पता नहीं क्या में ले लिया एडमिशन, इतनी खुशी हो रही है। ठीक है ना, मेरा ये मानना है, आप सुनो जी, मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी जरूरी नहीं है कि राजनीति में कामयाब हों। चौधरी देवीलाल कितने पढ़े लिखे थे, उन्हीं के तो पढ़दादा थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कितने पढ़े लिखे थे, दोनों कामयाब हुए राजनीतिक तौर पर, ठीक है, ठीक बात है। और उन्हीं के परिवार में बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके आज हालात देख लो आप। अच्छा एक सवाल आ गया मेरे दिमाग में, कुश्ती के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको क्लीन चिट मिल गई है। अब वो राजनीति क्या कहती है, उस क्लीन चिट पे भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब उन्हीं के हरियाणा के अंदर रमेश बोरा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, तो उनकी आगे राजनीति क्या होगी, उनके ऊपर कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट उन पहलवानों का होगा कि नहीं होगा? ये देखो ऐसा है, वो अभी माननीय अदालत ने जो फैसला दिया है जी, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है यानी पहलवानों का जो पक्ष है जिन्होंने वो आरोप लगाए थे जी, वो निश्चित तौर पर ऊपरी अदालत में जाएंगी, ठीक है, मुझे जो लग रहा है। हालांकि फैसला तो उनका है जी, जाने के बाद आगे क्या फैसला आता है आपने क्या लगे, उन बातों में दम है? देखो वो मैं कह नहीं सकता क्योंकि कोई कानूनी जो चीजें कहते हुए बचना चाह रहे हैं, बचने की बात नहीं है। जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया, वो दोबारा फिर आगे चले जाएंगे ना, या तो वो यूं कहें भाई हमने मान लिया, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, वो पहलवानियों कहते हैं भाई ठीक है हम सहमत हैं, ठीक है, फिर तो मामला खत्म, ठीक है। अगर वो यूं कहें हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तो मामला आगे भी चलेगा। हाँ इतना निश्चित है कि जो उनके ऊपर सवाल लगे थे उसमें कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला आने के बाद उनको राहत तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके बाद उनके बयान भी आ रहे हैं खूब, ठीक है। लोग जो है एक बार फिर से बहुत बड़े स्तर पर ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर आए। अब उसी के रूप में जो नीचे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के रमेश बोर, हालांकि सरकार ने ऐसा है, उनका सीधी बात ये है, बोर बड़ा गांव है, किलोई विधानसभा में है, नगर निगम में है, अभी परिसीमन पर उनका भविष्य टिका हुआ है। जो परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है, उस डिलिमिटेशन में क्योंकि अभी फिलहाल
किलोई विधानसभा में भले ही कैसी भी हालात हो, ठीक है, बीजेपी ने बार बार वहां प्रत्याशी चेंज कर करके देख लिए, शीश रंध्र बना लिया उन्होंने, नहीं वहाँ बात पे बन रहा है। सरकार क्या नाम है उनका? राज्य सरकारी है, उनको भी चांस दे लिया। और भी आपने- पहले भी दे लिए, हाँ। वहां कई मौके और लिए बीजेपी के, लेकिन बात नहीं बन पा रही। अब परिसीमन के बाद क्या हालात बनते हैं, रोहतक ग्रामीण को नया हल्का बनता है, उसमें ये गांव आते हैं, या किलोई और गढ़ी सांपड़ा को अलग अलग किया जाता है, क्योंकि आज रोहतक में 4 विधानसभा है और जिस ढंग से डिलिमिटेशन होगा उससे ऐसा लग रहा है कि 6 हो जाएंगी। 6 हो जाएंगी तो उसमें लाखन माजरा बनता है, नया हल्का। तो रमेश बोर की कहीं आपने लगा प्रमोशन होगी, कुछ ना कुछ होगा उनका पक्ष? देखो, राजनीति में कभी भी सूत आ सकती है। जिस ढंग से रमेश बोर एक्टिव है, अगर वो थोड़ी और मेहनत करेगा तो लॉटरी लगने बड़े बड़े की लग ली, ठीक है ना, पता नहीं किसकी लग जाए। मनीष ग्रोवर का कैसे लग रहा है? मनीष ग्रोवर का पूरा सिक्का चल रहा है, लेकिन उनको कुछ मिल तो नहीं रहा। बेशक ना मिल रहा हो, लेकिन रोहतक में तो वो ही करता धरता। वो मैंने आपको एक बात पहले बताई ना कि वो नेता बन गया। एमपी एमएलए बनना, एमएलए आज 90 हैं, 90 एमएलए में से हरियाणा प्रदेश के 1% लोगों को भी उन 90 आदमियों का नाम नहीं पता हुआ। आपने पिछली बार कहा था नागेंद्र शर्मा को भी कुछ मिलेगा, और वो मिल गया। आपकी मैं जिसकी भविष्यवाणी करती हूँ उसका बेड़ा पार है। जिमा कभी खंडाली बम नहीं डाला, आर पार जाओ, बात सीधी आर पार ही करूँ मैं, नहीं करे हो तो ये तो सही बात है, सही बात है।